देख बेटा, अमित हमेशा से यही चाहता था कि तू भी मोनिका की तरह मॉडर्न कपड़े पहना करे। तो अब से तू वैसे ही कपड़े पहनेगी। इसलिए अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा। लेकिन माँ जी, मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना नहीं पसंद। अमित को सबक सिखाने के लिए मैं उसके इशारों पर नहीं नाचने वाली, और मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर तुझे उसके हिसाब से रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अपने मन को मारकर तू ये सब कर, फिर देख अमित कैसे लाइन पर आता है। लेकिन कैसे माँ जी? फिर स्वरूपा रश्मि को सारी चाल समझाती है, जिसके बाद रश्मि अब मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है। और उसे पहली बार स्टाइलिश कपड़ों में देखकर अमित की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। रश्मि, तुमने तो आज मॉडर्न कपड़े पहने हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, या ये सच में हो रहा है? अरे बेवकूफ, हकीकत में पहने हैं उसने कपड़े। सच में? रश्मि, तुम तो इन मॉडर्न कपड़ों में एकदम कमाल की लग रही हो। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। तुम्हें अब समझ आ ही गया कि तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ अमित, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी। और हाँ रश्मि, अगर तुम्हें इन मॉडर्न कपड़ों को लेकर कोई सुझाव चाहिए हो तो तुम मोनिका जी से भी पूछ सकती हो। उनकी स्टाइलिंग के आगे तो सब फीका है, इसलिए वो तुम्हें बहुत अच्छे से सजेस्ट कर पाएगी। ठीक है अमित, जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। उन मॉडर्न कपड़ों में देखकर अब मोनिका भी हैरान रह जाती है। क्या बात है रश्मि, लेकिन ये अचानक से तुम्हारे पहनावे में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम्हें तो वो साधारण कपड़े पहनना ही बहुत पसंद था ना, तो अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ मोनिका, लेकिन अब तो मैं ये सब ट्राई करना चाहती हूँ, और जब तक हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर कौन सी चीज अच्छी लगती है? हाँ रश्मि, ये बात भी सही है। चलो, आज हम दोनों एक सेल्फी खींचते हैं। और सुनो, आज मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो तुम भी मेरे साथ मेरी किट्टी पार्टी अटेंड करना। ठीक है मोनिका, आ जाऊंगी मैं। फिर रश्मि मोनिका के साथ कई जगहों पर घूमती है, और रश्मि का ये बेबाक अवतार देखकर अमित को बड़ी ही हैरानी होने लगती है। ये क्या है रश्मि, रात के 10 बज रहे हैं और तुम अभी वापस आ रही हो? अरे इतनी देर तक बाहर तुम क्या कर रही थी, वो भी इन छोटे कपड़ों में? मैं तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने गई थी अमित, और उसमें क्या होता है अगर मैं देर से आ गई तो? मैं खाना बनाकर गई थी। हाँ अमित, और इसे जाने के लिए मैंने ही कहा था। अरे लेकिन कम से कम आते समय पहनने के लिए कुछ और कपड़े लेकर जाती ना। इन छोटे कपड़ों में इतने दूर दूर तक जाना सही नहीं होता। अरे इसमें क्या होता है, और वैसे भी तू ही तो कहता है ना कि शहर के लोगों को ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। बाहर वाले लोग तो तुझे इन कपड़ों में बड़े अच्छे लगते हैं, और जब तेरी घरवाली ने पहनना शुरू कर दिया तो तू अब ऐसी बातें कर रहा है। अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे छोड़ ये सब, और उस बेचारी को घर के अंदर आने दे। पार्टी में जाकर वो थक गई होगी। आजा रश्मि बेटा, और फ्रेश होकर मेरे लिए मस्त चाय बना दे। मुझे चाय पीने की बड़ी ही तलब लगी है, वो भी तेरे ही हाथ की, और उसके लिए मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है माँ जी, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ। फिर हम दोनों साथ में चाय पीते हुए दिन भर के मस्त गप्पे मारेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और आज से तू वो नई नाइटी भी पहनने वाली है ना, जो वो टीवी में हीरोइन पहनती है? हाँ माँ जी, वो नई नाइटीज मैंने खास रात में पहनने के लिए मंगाई है। एकदम स्टाइलिश और कंफर्टेबल है वो। ऐसे ही एक दिन, रश्मि, कल मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो उसने हमें पार्टी में इनवाइट किया है। तो तुम कल कोई सुंदर सा गाउन पहनना, फिर हम दोनों वहां पर साथ में जाएंगे। आई एम रियली सॉरी अमित, लेकिन कल का मैं तुम्हें कुछ फिक्स नहीं बता सकती। फिक्स नहीं बता सकती का क्या मतलब है रश्मि? मतलब ये है कि कल मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है,
हम सब ने एक जगह जाने का प्लान भी बनाया है, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ में कल बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। कौन से दोस्त और कैसा प्लान? इतने दिनों तक तो तुम घर पर ही पड़ी रहती थी और अब अचानक से तुम्हारे दोस्त भी आ गए। ऐसे कौन से नए दोस्त बना लिए तुमने? जरा मैं भी तो जानूं। नए दोस्त नहीं अमित, मेरे सारे दोस्त पुराने ही हैं। लेकिन अब फर्क इतना है कि मैं पहले उनसे नहीं मिला करती थी। पहले मैं अपने घर को और अपनी जिम्मेदारियों को खुद से और खुद की खुशियों से आगे रखा करती थी। लेकिन अब मैं उनसे जरूर मिलने जाया करूंगी। और सच कहूं तो दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना बोलकर रश्मि अपना नया वार्डरोब सेट करने में व्यस्त हो जाती है और उसके ये बदलते हाव भाव अमित को खटकने लगते हैं। फिर अगले दिन वो उसके साथ पार्टी में जाने की जगह पर अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। देखा आपने माँ, कैसे पर निकल आए हैं रश्मि के, और ये मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने चली जाती हैं। ऊपर से आपको भी क्या हुआ है क्या पता, आप भी उसे कुछ भी नहीं बोलती। अरे मैं क्या बोलूं उसे, वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रही है। कोई नशा कर रही है क्या? चोरी चकारी या किसी के साथ कोई गलत काम कर रही है? नहीं ना। तो फिर तू इतना क्यों सोच रहा है? पर माँ, देख अमित, ये उसकी जिंदगी है, तो उसे जैसे जीना है उसे वैसे ही जीने दे। वो अपने बहू होने का धर्म ठीक से निभा रही है, उसमें कोई कमी नहीं रख रही वो। और वो कहीं भी जाने से पहले मुझे सब बताकर जाती है और कुछ भी पहनने से पहले मेरी अनुमति लेती है वो। इसीलिए तू फिक्र मत कर, तेरी माँ बेटी है यहाँ पर। लेकिन एक मिनट, तू तो यही चाहता था ना कि रश्मि गवारों की तरह रहना छोड़ दे और एक मॉडर्न महिला की तरह रहे। तो तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हो। फिर एक रोज रश्मि को उसका दोस्त घर छोड़ने आता है और ये सब अमित खिड़की से देख लेता है, जिस वजह से उसे काफी इनसिक्योरिटी होती है। वो आदमी कौन था रश्मि, जिसके साथ तुम अभी बाहर घूम कर आ रही हो? अच्छा वो तो मेरा अच्छा दोस्त है अमित, राहुल नाम है उसका। और इतनी रात कहीं मुझे कैब नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए वो मुझे घर तक छोड़ने आ गया। सच में राहुल बहुत ही केयरिंग है। लेकिन रश्मि, और ये लेकिन वेकिन मत करो अमित, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए तुमसे यहाँ गप्पे नहीं लड़ा पाऊंगी मैं अब। चलो, गुड नाइट। हाँ, मॉडर्न कपड़े पहनने तक तो ठीक था, लेकिन अब तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जीने लगी है। इसका तो अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। फिर ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, ये कैब ड्राइवर्स भी ना हद करते हैं। अब फिर से राइड कैंसिल हो गई। आधे घंटे में मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, वरना मेरी किट्टी पार्टी शुरू हो जाएगी और मेरी सारी सहेलियां मुझ पर नाराज भी हो जाएगी। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। अरे अमित जी, अचानक से आकर तो आपने मुझे डरा ही दिया। सॉरी मोनिका जी, आपको डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इट्स ओके अमित जी, लेकिन मैं दूसरी कैब बुक कर दूंगी, आप रहने दीजिए। आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसीलिए आप चले जाइए, मैं कैब से चली जाऊंगी। नहीं मोनिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए। पर अमित जी, देखिए मोनिका जी, ऑफिस के लिए मेरे पास एक और घंटा है, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए और चलिए, बैठ जाइए मेरे साथ। अमित के बार बार कहने पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रास्ते में कल ही मैं रश्मि के साथ बाहर गई थी। उसके दोस्त का जन्मदिन था ना, क्या कहर ढा रही थी रश्मि। कल के बर्थडे इवेंट में तो वो सबसे बेस्ट लग रही थी और सबने उसकी ढेर सारी तारीफें की। आपको तो खुद को लकी मानना चाहिए, क्योंकि आपको रश्मि जैसी बीवी मिली है, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल कपड़ों में भी बहुत अच्छी लगती हैं। जी मोनिका जी, सही कहा आपने। तो मैडम की हर जगह तारीफें हो रही हैं, कमाल है। फिर एक दिन
जब रश्मि और अमित दोनों बाहर जाते हैं तभी, क्या बात है, पहली बार आप दोनों के साथ में दर्शन हो रहे हैं। वरना अमित भैया तो रश्मि भाभी को लेकर कहीं आते ही नहीं। अब क्या ही बोले, आज उनका मन हो गया इसलिए हम साथ में आ गए, वरना ये तो मुझे कहीं बाहर लेकर ही नहीं जाते। वैसे भाभी, पहले आप साड़ियों में भी बहुत सुंदर लगती थी और इन मॉडर्न कपड़ों में तो आप पहले से भी और ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाउ स्वीट विकी भैया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाभी। और अमित भैया, क्या हाल है? कुछ नहीं, चलो यहाँ से रश्मि। अब अमित की इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। फिर एक रोज जब अमित की चचेरी बहन युक्ति घर पर आती है तभी रश्मि के बदले हुए रूप को देखकर वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या बात है भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरी पहली वाली रश्मि भाभी ही हो। अब विश्वास कर लो कि मैं तुम्हारी रश्मि भाभी ही हूँ। वैसे सच कहूँ तो आप पहले साड़ी और कुर्तीस में भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो आप में एक अलग ही नूर आ गया है। और भैया, भाभी और आपको अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए तो आप किसी भी एंगल से भाभी के पति नहीं लगोगे। इतना बदलाव आ चुका है भाभी में। बस कर युक्ति, कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है तेरा। अरे चिल भैया चिल, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। मजाक करना ही है तो ढंग के कर लिया कर, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अमित, अपनी छोटी बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है? हाँ तो आप भी इसका तरीका देखिए ना। इस तरह से बात कर रही है ये मुझसे, कह रही है कि मैं रश्मि का पति नहीं लग रहा हूँ, और इसका मतलब यही है कि ये मुझे रश्मि से कम समझ रही है। ऐसी बात नहीं है भैया। अरे आपके दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? अरे अमित, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? युक्ति तो बस मजाक कर रही थी, और तुम तो जानती ही हो ना कि ये जब भी यहाँ पर आती है मस्ती मजाक ही करती रहती है, तो तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे छोड़ो ये सब, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। जाने दो इसे, बोरा गया है ये लड़का। अब अमित की इनसिक्योरिटी चलन में बदलने लगती है। ये क्या रश्मि, ये इतनी सारी खरीदारी तुम किस खुशी में करके आई हो? ये सब मैंने नहीं खरीदा है अमित। फिर? ये सब मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। वो सिक्किम गया था ना घूमने, तो वहां से वो मेरे लिए ये सब लेकर आया है। ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? ये सारी चीजें अपनी उस बेवकूफ दोस्त को वापस कर दो। और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपने पति के होते हुए दूसरे आदमियों से तुम ये सब सामान कैसे ले सकती हो? अरे, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? ज्यादा मत बोलो रश्मि, और अब से तुम ये मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़कर वही पुराने गवारों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दो। समझी कि नहीं? क्यों भला? पहले तो तुम मुझे इन्हीं कपड़ों में देखना चाहते थे ना, तो अब ऐसा क्या हो गया जब तुम्हें मेरे ये मॉडर्न कपड़े पहनना खटकने लगा है? क्योंकि मुझे जलन होती है जब दूसरे लड़के तुम्हारी तारीफ करते हैं या फिर तुम्हारे आसपास रहते हैं। इसीलिए तुम अब से पहले जैसी थी वैसी ही रहा करो। बाकी मैं कुछ भी नहीं जानता। आवाज नीचे अमित, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं जीने वाली। ये मेरी जिंदगी है, तो मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं ये भी बस मैं ही डिसाइड करूंगी। तभी वहां पर स्वरूपा आती है। सही कह रही है रश्मि। अरे जब तो उस मोनिका की तारीफें करता था, उसके इतने करीब जाता था और उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था और उसके साथ हद से भी ज्यादा अच्छी तरह से पेश आता था, तो ये सब देखकर रश्मि को कैसे महसूस होता होगा? इसके बारे में कभी सोचा है क्या तूने? हाँ अमित, और मुझे मोनिका से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब में सारा कसूर तुम्हारा ही है। अगर तुम दूसरी औरत के पास जाओगे तो वो सही है, और किसी लड़की ने मुझे कुछ कह दिया तो तुम तो इतने तिलमिलाने लग गए। और नहीं तो क्या। अरे रश्मि को आज भी ये मॉडर्न कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये सब करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। क्या? हाँ,
ये सब हमारी एक रची रचाई चाल थी, तेरी अकल ठिकाने पर लाने के लिए। मैं जानती थी कि जब रश्मि मॉडर्न कपड़े पहनने लगेगी तब तेरा हाल क्या होगा, और वही हुआ जैसा कि हमने पहले ही सोचा था। और अब भी कोई वक्त नहीं बीता है। सुधर जाओ अमित, ये फालतू की हरकतें करना छोड़ दो। और हाँ, मुझे कम समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहना होगा, वरना मैं भी अगर अपने पर उतर आई तो मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छे लोगों को पटा सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स पता है। देख अमित, हर बीवी रश्मि की तरह बिल्कुल नहीं होती। तू तो बच गया, वरना इसकी जगह पर अगर कोई और होती तो अभी तक तलाक लेने पर उतर आती वो, और फिर तुझे वो सब कुछ देना पड़ता जो ये कानूनी तौर पर तुझसे मांगती। शर्मिंदगी के कारण अमित सर झुकाकर वहां पर खड़ा रहता है, और फिर उस दिन के बाद से वो अपनी फालतू की हरकतें करना बंद करके रश्मि के साथ अच्छे से रहने लगता है, और उसके पहले वाले पहनावे की इज्जत भी करने लगता है। बहू, आवाज ऊंची करके बात मत कर। तेरी नौकरी के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है, इसलिए तू एक काम कर, अपनी नौकरी ही छोड़ दे, ताकि तू घर के कामों पर ठीक से ध्यान दे पाए। क्या? हाँ बहू, अरे अर्नव तो कमाता ही है ना, तो उसके बाद भी तुझे कमाने की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? ये आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानती भी है मैं आपके बेटे से ज्यादा पैसे कमाती हूँ, और मैं अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि काम करना मेरी पसंद है, जरूरत नहीं। और इस काम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से रह पाती हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, एक काम वाली बाई बुलाकर मैं उसके ऊपर इतने सारे पैसे जाया क्यों करूं? घर में कितने सारे लोग हैं, सभी मिलकर साफ सफाई कर सकते हैं ना, उतनी ही पैसों की भी बचत होगी। अरे इतनी बचत करके करना क्या है आपको? मैं कमा रही हूँ, अर्नव कमा रहा है, पापा जी की भी पेंशन आ रही है। और कितना पैसा चाहिए आपको माँ जी? आपका कोई ताजमहल बनने का इरादा है क्या? और अगर आपको काम करने की इतनी ही पड़ी है तो अपनी बेटी से ही काम करवा लो ना। आप और आपकी बेटी को क्या काम होता है? दोनों माँ बेटी मिलकर मस्त मजे से सफाई करो। क्या? फिर मिश्का वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है, और उसका ये रूप देखकर उज्ज्वला एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जब मिश्का का वर्क फ्रॉम होम होता है तभी, अरे हाँ रोली बेटा, वो वाला कपड़ा दे, उसी से पोंछना है ये टेबल। अरे माँ जल्दी कीजिए ना, हमें दूसरे कमरे की भी सफाई आज ही निपटानी है। अरे भाई मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। एक तो ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए मुझे ना चाहकर भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये इन लोगों की नौटंकी। अभी बताती हूँ इन सबको। फिर मिश्का गुस्से में बाहर आकर सबको खूब सुनाने लगती है। अरे ये सब आपका क्या चल रहा है? आपको पता है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बंद पड़ा हुआ है। 2 दिन में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। घर को तो मच्छी मार्केट बना के रख दिया है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे क्या गलत कहा मैंने? और आप लोग भी तरीके से पेश आओ ना। लेकिन नहीं, इस घर में सबके सब बेवकूफ है, सबकी अकल घास चढ़ने गई है। बहू, तेरी इतनी मजाल। हाँ माँ जी, अब मेरे मुंह मत लगो, और साफ सफाई करनी है तो शांति से करो, वरना करो ही मत। दिमाग की दही करके रखा है आपने। दिन ब दिन मिश्का की बढ़ती बदतमीजी को देखकर सभी घर वालों को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक रोज रोली मिश्का के पास आती है। अरे बाप रे, भाभी तो सो रही है,
एक काम करती हूँ, भाभी का फोन लेकर जाती हूँ। अब उनसे पूछने के लिए उन्हें उठाना सही नहीं होगा। भाभी का फोन तो 2 लाख रुपए का है ना, तो इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम अच्छी ही होगी, इसीलिए इसमें वीडियो शूट करने का मजा तो कुछ और ही होगा। फिर रोली मिश्का से बिना पूछे ही उसका फोन लेकर छत पर चली जाती है और अपनी वीडियो शूट करने लगती है। लेकिन उतने में अचानक से धक्का लगने के कारण रोली के हाथ से फोन छूट जाता है और वो सीधे नीचे गिरकर टूट जाता है। और जब मिश्का को इस बात का पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा होती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया रोली? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। अरे पता भी है क्या, ये फोन पूरे 2 लाख रुपए का था। कभी देखे भी है क्या 2 लाख रुपए? बेवकूफ कहीं की। सॉरी भाभी, मैं तो आपके फोन को बहुत ध्यान से ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे धक्का लगा और फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अरे तुम्हारे एक सॉरी से क्या हो जाएगा? मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका क्या भरकर दोगे क्या तुम? ये उतनी हैसियत तुम्हारी? बताओ ना। अरे जब किसी की औकात नहीं होती ना, तो इतने महंगे फोन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। नालायक कहीं की, फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। अरे बहू, रोली सॉरी तो कह रही है ना, फिर भी तो उसे इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है तेरा फोन। अगर उसकी जगह ये कांड तुझसे हो जाता तो तब क्या करती तू? वही तो, जब देखो तब हमारी औकात निकालती रहती है। एक बहू होने के नाते तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। वाह क्या बात है, आप लोग तो अपनी बेटी को डांटने और फटकारने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे उसने कोई कांच का ग्लास या मिट्टी का घड़ा नहीं तोड़ा है, पूरे 2 लाख रुपए का फोन तोड़ा है उसने। और उस फोन को मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था, किसी ने मुझे फोकट में दिलाया नहीं था। मैं जो भी करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। हाँ तो कर ना, और ये कोई तेरा आज का नहीं है। आजकल आए दिन तो बस हम तीनों को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, और हम भी कोई पागल नहीं है जो तेरा हर बार सुन के ले। माना कि रोली से गलती हुई है तो उसने माफी भी मांगी, तो बात यहीं पर खत्म होती है। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? इसे भी डांटी है ना। अरे इसकी सबसे पहली गलती तो ये है कि इसने फोन लेने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। आप सबको तो बस मेरी बदतमीजियां ही दिख रही है, लेकिन अपनी बेटी की बेवकूफियां नहीं दिख रही, वो भी देखिए ना। हाँ मम्मी, मिश्का सही कह रही है। अरे एक फोन में ना जाने कितनी सारी चीजें रहती है, और रोली को भी समझना चाहिए था ना। उसे फोन लेने से पहले उसे पूछना चाहिए था। अर्नव, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि मिश्का सही है पापा, और रोली यहाँ पर गलत है। अरे एक फोन का ही तो नुकसान किया है ना, थोड़ी ना किसी का खून कर दिया है। इतना क्या नाटक है तेरा बहू? और अर्नव तू, ये लड़की हमारे पिछले कई दिनों से बेइज्जती करे जा रही है और तू इसी का साथ दे रहा है। लेकिन मम्मी, बात आपकी है और यहाँ पर गलत। बस बहुत हो गया अर्नव, आज पता चल गया कि बेटा बीवी के आने के बाद अपने माँ बाप को भूल ही जाता है। अब तू कुछ मत बोल, क्योंकि अब हम तीनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ उज्ज्वला, रोली तुम और मैं अब गांव जाकर ही रहेंगे। ये रोज रोज के तमाशे हम नहीं झेल सकते। तुझे तेरी बीवी सही लगती है ना, तो इसी के साथ रह, लेकिन हम नहीं रह सकते। क्या? चल रोली, अपना सामान बांध। अरे जाओ जाओ, तुम लोग तो गांव में ही रहने के लायक हो। रुकिए मम्मी पापा। फिर गुस्से में आकर वो तीनों अपना सामान बांधकर चले जाते हैं और अर्नव कुछ भी नहीं कर पाता, और अब घर पर मिश्का और अर्नव ही रह जाते हैं। फिर जब मिश्का अपने मायके वालों को इन सब के बारे में बताती है तभी, अरे मिश्का बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तमीज से बात करके भी तो झगड़ों को सुलझाया जा सकता था ना, लेकिन एक फोन के लिए।
तूने तो अपने रिश्तों को ही तोड़ दिया। एक बेटे को अपने परिवार से अलग करवा दिया तूने। देखिए पापा, मैंने अर्नव को उसके परिवार से अलग नहीं किया है। वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। आप लोगों में तो नहीं है, लेकिन उसमें उतनी समझ है। वो जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसीलिए उसने मेरे लिए आवाज उठाई। और बस एक फोन की बात नहीं है पापा, पूरे 2 लाख रुपए की बात है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये लड़की कहीं भी टिकने के लायक है ही नहीं। जहां भी जाती है कलेश कर देती है। मैंने तुझसे कहा था ना जूही, इसका घमंड और गुस्सा कभी नहीं टूटेगा। अरे दी, 2 लाख रुपए तो आप फिर से कमा भी लोगी, लेकिन उन रिश्तों का क्या जो आपने खो दिए? वो आप फिर से कैसे जोड़ पाओगी? अरे मुझे जोड़ना होगा तब ना। अच्छा हुआ बोला टल गई। अब बस मैं और मेरा अर्नव। वैसे भी अर्नव के कारण ही मैं उसके परिवार के साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन और कितना अच्छी बनने का ढोंग करती मैं कोई बाकी लड़कियों की तरह बेचारी बनकर सब कुछ सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अपनी बात रखनी अच्छे से आती है। अरे तो बात रखने का भी एक तरीका होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर और बदतमीजी करके बात रखना, ये सरासर गलत है बेटा। सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन मिश्का किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन, अरे मिश्का, चलो ना, आज हम दोनों डिनर डेट पर चलते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना और माहौल तुम्हें बहुत पसंद आता है। बहुत दिन हो गए यार, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला ही नहीं। और तुम तो हर वक्त किसी ना किसी काम में ही रहती हो। नहीं अर्नव, मैं तुम्हारी तरह खाली फोकट नहीं बैठी हूँ। अरे तुम जानते हो ना, मैं तुमसे हायर पोजीशन पर हूँ। मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती है, काफी सारे काम भी होते हैं। इसलिए मैं अब अगले 1 महीने तक तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकती। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तुम अपना काम ही करती रहो। अरे मेरे बारे में कुछ पड़ी है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, नहीं पड़ी। जाओ, गुस्सा होना है तो हो जाओ। मैं कोई तुम्हें मनाती नहीं बैठने वाली। अरे इतना समय भी नहीं है मेरे पास। इस तरह से अब मिश्का अर्नव को भी वक्त नहीं देती और बस ऑफिस के कामों में ही उलझी रहती है। वो ना तो उसे ठीक से खाना देती है और ना ही घर की साफ सफाई करती है, और उन दोनों में रोज के झगड़े होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में ना जाने वो बेवकूफ लड़की मेरे बेटे का ठीक से ख्याल रखती होगी भी या नहीं। मुझे तो हर पल अपने बेटे की चिंता सताती रहती है। नाम मत लो उसका उज्ज्वला। अरे क्यों चिंता करनी है उसकी? उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया। अरे उसने एक पल के लिए भी अपने बहन या माता पिता के बारे में सोचा तक नहीं। इसीलिए तुम अपनी ममता को मार दो और भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी है। फिर एक रोज, सच में परिवार के होने से घर में कितनी रौनक होती है। तुम तो घर में रुकती ही कहाँ हो? पता नहीं वहां गांव में माँ पापा और रोली कैसे रह रहे होंगे। अरे उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, सीधा कट कर दिया। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों बार बार उन लोगों के बारे में बात करते रहते हो? अगर उन लोगों को तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो यहाँ पर रुक जाते, लेकिन वो तीनों के तीनों बेअकल है। बस करो मिश्का। अरे तुम्हें हो क्या गया है? शादी के पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ अर्नव, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की। हर बार गुस्सा छोड़कर सबके साथ प्यार से रही, लेकिन मेरा सब्र का बांध टूट ही गया। अरे तुम्हारे परिवार वालों को तो मेरे काम और पैसों की कुछ भी नहीं पड़ी है। वो लोग तो बस मेरे नाक में दम करने का ही काम करते हैं। तो मैं और क्या करती भला? मैं समझ सकता हूँ मिश्का, इसीलिए मैंने रोली की जगह तुम्हारा साथ दिया। लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे वक्त नहीं देती हो, अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो फिर मैं क्या दिन रात तुम्हारी सेवा करती बैठूं क्या? ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे 100 काम होते हैं। तुम्हें क्या है? तुम तो अपने करियर में जिस मुकाम पर हो वहां पर बहुत खुश हो।
लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्या? मैं तो तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम ही देखो कैसे बात कर रही हो मुझसे। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, बढ़ो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। बस बहुत हुआ। तुम खुद को बहुत बड़ी समझती हो ना, समझती रहो। इतना कहकर अर्णव मिश्का को छोड़कर वहां से चला जाता है और मिश्का को लगता है कि वो 2 से 3 दिन बाद गुस्सा शांत होने पर वापस घर पर लौट आएगा, लेकिन वो उसका फोन भी नहीं उठाता। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाने पर वो बहुत घबरा जाती है। क्या? आज ही माँ पापा, अर्णव भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वापस उसे मेरे पास लेकर आओ ना। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे इसीलिए मैं तुझे शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि छोड़ दे ये घमंड करना, अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास। और वही हुआ। हाँ दी, आपको अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। जहां गलत है वहां पर आप बोलिए ना, लेकिन सही तरीके से। आपने हमेशा हर बात को गलत तरीके से ही बोला है। अरे आपकी कड़वी बातों से ना जाने कितनों का दिल दुखा होगा, और किसी का भी दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है दी। अरे जिस काम और पैसों का तुझे इतना गुरूर है, क्या फायदा ऐसे पैसों का जब उसका वापर करने के लिए और अपनी खुशियां बांटने के लिए तेरे पास अपना परिवार ही ना हो। असली खुशी पैसों से नहीं होती बेटा, बल्कि वो तो अपने परिवार से होती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने काम को महत्व ना देकर अपने परिवार को महत्व देती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। मुझे आप सब भी माफ कर दीजिए, और अब मैं उन लोगों से भी माफी मांगने जा रही हूँ। और शुक्रिया मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। मिश्का अर्णव का पता लगाकर वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मिश्का, प्लीज हाथ मत जोड़ो। अरे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम कभी गलत नहीं थी, बस तुम्हारे बात करने का तरीका गलत था। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ करने के लिए बहुत शुक्रिया अर्णव। मैं अब गाँव भी जाऊंगी और माँ पापा और रोली से माफी मांगूंगी। तब तक माफी मांगूंगी जब तक वो लोग मान नहीं जाते, क्योंकि मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अर्णव। फिर गाँव जाकर मिश्का तहे दिल से सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ आकर खुशी से रहने लगता है। शनाया फौरन होटल रूम के अंदर चली जाती है और विपुल का वीडियो कॉल उठा लेती है। हाँ बोलो ना विपुल। अरे शनाया, तुम मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम जानती भी हो कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता सता रही थी। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ विपुल, यहाँ मैं मौज मस्ती करने थोड़ी ना आई हूँ। बहुत काम है, मीटिंग्स पे मीटिंग, फुर्सत ही नहीं मुझे फोन देखने की। अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, बस तुमसे बात करनी थी इसीलिए कॉल किया। लो माँ से बात कर लो। फिर शनाया विपुल और ममता से बात करती है और बात खत्म होने के बाद जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर करण खड़ा होता है। अरे बाप रे, कहीं इसने मेरी और विपुल की बातचीत तो नहीं सुनी होगी ना? अगर ऐसे हो गया तो आज तो मेरा खेल खत्म। अरे जान, क्या हुआ? तुम अचानक से कमरे में क्यों चली आई? और किसका कॉल था जो तुम्हें यहाँ पर आकर बात करनी पड़ी? अरे करण, वो दरअसल बाहर बहुत तेज गानों की आवाज आ रही थी ना, इसीलिए मैं बात करने के लिए अंदर चली आई। वो मेरी ऑफिस की सहेली है ना लवीना, उसी का फोन आया था। अच्छा ठीक है, अब तो बात खत्म हो गई ना? अरे हाँ बाबा, हो गई। चलो अच्छा है, इसने कुछ भी नहीं सुना। इस तरह सब कुछ संभालते हुए शनाया मजे से हनीमून मनाकर विपुल के पास वापस लौट आती है। अरे शनाया, चलो ना, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। बहुत दिन हो गए, हम दोनों कहीं बाहर गए ही नहीं। नहीं विपुल,
आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक काम है। लेकिन शनाया, अरे एक बार मैंने कहा ना तुमसे, तो फिर बार बार मेरा दिमाग क्यों खाते हो तुम? अरे जब से तुम्हारी जॉब लगी है तुम्हारे तेवर तो बदल ही गए हैं। इतना भी गुरूर मत दिखाओ शनाया। अरे तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी तो हैसियत नहीं है मुझे कुछ दिलाने की। इसीलिए अब जब मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी जी रही हूँ तो तुम्हारी आंखों में छुप क्यों रहा है? अरे ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही, बल्कि हकीकत बता रही हूँ। देखो शनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सोच समझ कर बोला करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बहस करती बैठूं। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। फिर एक रोज जब शनाया करण के पास होती है तभी वहां पर पुरानी नौकरानी के गांव जाने के बाद एक नई नौकरानी आ जाती है जिसका नाम गंगू होता है। गंगू विपुल के ही मोहल्ले में रहती है, लेकिन वो शनाया को करण के घर में देखकर बहुत हैरान रह जाती है। आई शपथ, अरे तुम यहाँ पर? लेकिन इधर क्या कर रही हो तुम? क्या? अरे कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने देखा है तुमको। मैं तुम्हारी मोहल्ले में रहती है। तुम तो विपुल की बाइको हो ना? अरे बाप रे, लगता है ये हमारे ही मोहल्ले में रहती है। अब क्या करूं मैं? बोलो बोलो, सच कहा ना मैंने? मेरे को पता है कि आप ही विपुल की बाइको हो। हाँ, देखो गंगू, किसी को भी मत बताना ये सच कि मैं विपुल की बीवी हूँ और अब यहाँ पर करण की बीवी बनकर रहती हूँ। काय? देवा रे देवा, इसका मतलब तुम्हारे दो दो नवरदेव है। बाबा रे, अरे तुमको लाज शर्म नहीं आई क्या? एक ही टाइम पर दो दो आदमियों की बीवी कैसे हो सकती हो तुम? अरे उस सब से तुम्हें क्या करना है? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझ गई ना? देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये राज छुपा कर रखूं, तो तुम्हें मेरे को मस्त रोकड़ा देना होगा, तभी जाकर मैं मानेगी, वरना मैं तुम्हारी वाट लगा देगी। क्या? अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना गंगू। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। लई भारी, अच्छा तो फिर मेरे को हर हफ्ते तुमको ढेर सारे पैसे देने होंगे, चलेगा ना? अरे लेकिन हर हफ्ते क्यों? तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? उंगली दे रही हूं तो हाथ मत पकड़ो मेरा। ठीक है फिर, जाती है मैं और बताती है करण साहब को कि आप कैसे उनको येड़ा बनाकर मस्त पैकी पेड़ा खा रही हो। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अगर तुम्हें हर हफ्ते पैसे चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी। बस अब इसके आगे कोई और फरमाइश मत करना। हाँ हाँ ठीक है, चालतंय मला। इस तरह शनाया गंगू को लालच देकर अपना राज छुपा लेती है। फिर ऐसे ही एक रोज जब शनाया करण से सुबह सवेरे बात कर रही होती है तभी वहां पर ममता भी आती है और वो सब कान लगाकर सुनती है। हाँ बेबी, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच रही हूँ। हाँ नाश्ता करूंगी, बहुत तेज भूख लग रही है। ओके सोना, बाय, लव यू टू। अरे और नालायक लड़की, ये तू सुबह सुबह किसके साथ बात कर रही है, वो भी इस तरह से? अरे नहीं, ये आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ? दो दो पतियों का सुख तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अरे मुंह पे गोंद लग गया है क्या तेरे? जवाब दे मुझे। अरे माँ जी, वो दरअसल मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, वो ऑफिस वाली सहेली से। बहू, इन बालों को मैंने आटा लगाकर सफेद नहीं किया है, इतने सालों का तजुर्बा है मुझे। अरे तूने मुझे क्या पागल बुढ़िया समझ कर रखा है क्या? बेबी सोना कहकर सहेलियों से बात कौन करता है? अरे मैं करती हूँ माँ जी, और उसमें क्या होता है? हम सब सहेलियां एक दूसरे को जान, बेबी, सोना, स्वीटी ये सब कहकर अक्सर पुकारते हैं। और अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये सब बस आदमियों को ही बोला जाए, लड़कियां अपनी सहेलियों को भी बोल सकती है माँ जी। क्या जमाना आ गया है,
सच में। लेकिन बहू, तेरे फोन से तो मुझे मर्दानी आवाज सुनाई दे रही थी। अरे हाँ माँ जी, आपने सही सुना। वो मेरी जो सहेली है ना, उसकी आवाज थोड़ी बहुत मर्दों जैसी है, इसीलिए आपको ऐसा सुनाई दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, चलिए अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। इस तरह से शनाया ऑफिस का भूलकर फौरन करण के पास जाने के लिए निकल जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये झूठ कह रही थी। मेरे कान भी बहुत तेज है, मुझे सब सुनाई देता है, और वो भी एकदम साफ और सही से। वो आवाज पक्का किसी आदमी की ही थी। ममता को शनाया पर हल्का सा शक हो जाता है। फिर एक रोज जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर माँ लिखा होता है। अरे ये क्या? माँ, लेकिन जान, तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो, फिर तुम्हारी यह माँ का फोन कैसे आ रहा है तुम्हें? आखिर कौन है ये? हे भगवान, अब तो मैं फिर से फंस गई। हर रोज मैं यहाँ आने से पहले विपुल का नाम चेंज कर देती हूँ, माँ जी का भी नाम चेंज कर देती हूँ, लेकिन मेरी माँ का नाम चेंज करना ही भूल गई मैं। अब क्या बोलूं मैं इसे? अरे भी, मेरा मतलब करण, ये मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी मानी हुई माँ का फोन है। क्या? मानी हुई माँ? हाँ करण, मैं जब अनाथ आश्रम में थी, तभी वहां पर एक काकी आती थी, और वो हर हफ्ते बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। बहुत ही अच्छी थी वो। उनका नाम सरोजिनी था, और उनके अच्छेपन के कारण मुझे उनमें अपनी माँ नजर आती थी, और इसीलिए मैं उन्हें सरोजिनी माँ कहकर पुकारती हूँ। और ये उन्हीं का फोन है। अच्छा, ये बात है क्या? तो कर लो ना बात, फिर मैं भी उनसे बात करूंगा। क्या? तुम भी बात करोगे? मेरा मतलब, बिल्कुल करो, क्यों नहीं। फिर शनाया कॉल उठाकर थोड़ा दूर जाकर अपनी माँ से बात करती है। अरे कैसी है बेटा? अभी भी गुस्सा है क्या मुझसे? अरे माँ, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप अभी फौरन अपना फोन बंद कर दो। क्या? अरे पागल लड़की, ये तू क्या बोल रही है? भला मैं अपना फोन बंद क्यों करूं? और क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? ओफो माँ, 100 सवाल मत पूछो। आपको मेरी कसम है माँ, जल्दी से अपना फोन बंद कर दो, और अगले 10 मिनट बाद ही ऑन करना। आपको मेरी कसम। हे भगवान, कैसी उल्टी खोपड़ी की लड़की दी है मुझे। अच्छा ठीक है, करती हूँ बंद। फिर उपासना तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है, और शनाया अब नाटक करने लगती है। हेलो हेलो माँ। अरे ये क्या? माँ ने अचानक से फोन बंद कर दिया। अरे लेकिन ऐसे कैसे? फिर से लगाओ ना। फिर शनाया वापस फोन लगाती है। देखो, फिर से स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है माँ के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी, इसीलिए बात करते करते बीच में ही फोन बंद पड़ गया। हाँ जान, शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन तुमने मुझसे सरोजिनी माँ वाली बात क्यों छुपाई? सब कुछ बता दिया, लेकिन ये वाली सबसे जरूरी बात ही नहीं बताई। माफ कर दो बेबी, काम के गड़बड़ में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अरे कोई बात नहीं, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अजीब सी पहेली हो, क्योंकि तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या करण, तुम भी कुछ भी बोलते हो। अरे नहीं जान, मैं सच बोल रहा हूँ। करण को भी शनाया की अजीब हरकतें देखकर थोड़ा सा शक होने लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर एक सुबह, चलो जान, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ जान, और मुझे पूरा यकीन है कि उसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अरे वाह, सच्ची? ये सुनकर तो मेरे पेट में अभी से गुदगुदी होने लगी है। अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ और कार में बैठो। फिर करण शनाया को अपने साथ कार में बिठाकर अपने ऑफिस तक लेकर जाता है। अरे करण बेबी, ये तो तुम्हारी कंपनी है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर कौन सा सरप्राइज देने लाया है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ऊपर जाओगी तभी मिलेगा सरप्राइज, लेकिन उसके पहले
ये पट्टी मैं तुम्हारी आंखों पर बांधूंगा। अरे बाप रे, अब इतना भी कौन सा बड़ा सरप्राइज है बेबी? अरे मेरी जान, कितनी बातें करती हो तुम। थोड़ी सी शांति रखो और अपना दिल थाम कर रहो। फिर करण शनाया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है और वहां पर एक कमरे में जाकर उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। वहां पर शनाया के लिए एक अलग से और बड़ा सा कैबिन बनाया होता है। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज बीवी साहिबा। अब तुम्हें किसी और कंपनी में नाइट शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी। क्या बीवी साहिबा? विपुल, तुम ये सब क्या नौटंकी है शनाया? तुम मेरी बीवी हो तो फिर करण सर तुम्हें अपनी बीवी कैसे बोल रहे हैं? क्या? विपुल, वो मैं शनाया का पर्दाफाश हो जाता है और उसके अब पसीने छूटने लगते हैं। विपुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मेरी बीवी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अपनी बीवी कहने की? सर, ये आपकी बीवी नहीं है बल्कि मेरी बीवी है। पूछिए इससे। क्या शनाया, ये आदमी क्या कह रहा है? हाँ करण, विपुल सही कह रहा है। मैं विपुल की पहली बीवी हूँ और तुम्हारी दूसरी बीवी। मैंने ये सारा नाटक किया है। फिर शनाया उन दोनों को अपने नाटक के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे जानकर दोनों पतियों के होश उड़ जाते हैं। लालची औरत, इतना बड़ा धोखा। मुझे तो बस एक अमीर पति चाहिए था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मेरे मायके वालों की इज्जत के कारण मैं विपुल को छोड़ भी नहीं सकती थी और मुझे तुम्हारे पैसे भी चाहिए थे करण। लेकिन इस नाटक को करते करते मैं भूल ही गई कि दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ पर कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ भी बता नहीं सकते। मैंने कभी विपुल से पूछा ही नहीं कि वो किस कंपनी में काम करता है। मुझे जरा सी भी आइडिया नहीं थी कि विपुल तुम्हारा ही एम्प्लॉई है। अरे लानत है तुम पर शनाया। माना कि मैंने तुम्हें पैसों से कभी खुश नहीं किया, लेकिन उसके अलावा मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। अपनी औकात से बढ़कर तुम्हें प्यार किया है और उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं शनाया, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा और आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या? और मेरे पास तो भूल कर भी मत आना। मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस तरह अंत में विपुल और करण दोनों भी शनाया को छोड़कर चले जाते हैं और वो अकेली बस पछताती रह जाती है।